हिमांशु, आपका भी एक क्वेश्चन था कि आप पूछ रहे थे कि हम और क्या लिखें, नंबर में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि आप देखेंगे, अगर आज इस बार का अपना कॉपी देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। और इंग्लिश मीडियम में मैंने सबसे पहले जो कॉपी स्टार्ट करना शुरू किया तो वो धीरेन्द्र का स्टार्ट किया था, तो धीरेन्द्र को थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिल गया। बाकी सुरभि, जूही या एक और है बच्ची, उसका ईवा नाम है, ईवा ईवा ज्योति, ये सब जो बच्चे हैं सब लगभग ये ऊपर नीचे हैं। हिमांशु, आप भी उसी में से हो। क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा कलम नहीं चल पाता है, थोड़ी सी लापरवाही है, गलती है, आप जो भी समझिए। हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा सा ज्यादती है। अच्छा लिखा है आपने, और भगवान करे कि बढ़िया से आपका कॉपी कटे और आपका अच्छा नंबर आए। तो एक बार अपना इस बार प्रोबेशन ऑफिसर राहुल है, 176 रैंक लाए हैं, प्रोबेशन ऑफिसर हैं, अपने यहाँ झारखंड स्पेशल भी पढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन हिंदी मीडियम का कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, और इस वजह से देखिए उनका रैंक 176 आया। तो आपका हिमांशु कॉपी बहुत अच्छा है, मैं डिस्करेज किसी भी तरह नहीं कर रहा हूँ, मेरी कमजोरी हो सकती है, मेरी गलती हो सकती है, और बहुत अच्छा कॉपी है आपका, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आदित्य सर, हेलो। हाँ थैंक यू। हाँ आदित्य बोल। हाँ सर मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं 3 घंटा में सर सोचे कि इसको कंप्लीट करना है, तो हाँ, सर हाँ। टाइम का एक बार मुझको बता दीजिए कि मतलब कि अगर कोई पेपर 4 घंटा या 4.5 घंटा लगे, क्योंकि इस बार का थोड़ा वास्ट था सर, हमको जहाँ तक लग रहा है, तो 3 घंटा में कंप्लीट करने के कारण उसको हम सर बहुत सारा ब्लंडर किए, ये हमको रियलाइजेशन। आपका कॉपी इस बार पिछले के कंपैरिजन में बहुत खराब था, और इसमें खराब था सर। क्या है ना कि ये एक एक्सरसाइज था। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे के देखते हैं कौन इसको टैकल करता है। आप टैकल नहीं कर पाए, बहुत लोगों ने टैकल किया। अब मान लीजिए कि अगर प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है रोल, इंपॉर्टेंस एंड शॉर्ट कमिंग, तो आप लिखिए ना रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, फिर आप लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, फिर आप लिखिए शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, और 3 हेडिंग में अपने आंसर को दे दीजिए पॉइंट्स में। जरूरी थोड़ी ना है पैराग्राफ लिखना, कुछ फ्लो चार्ट बना दीजिए, उसी में कुछ केस स्टडीज दे दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो क्लियर कट आपको जाना चाहिए था। लेकिन सभी लोग ना एक ढर्रे में चलते हैं, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर लंबा लंबा इंट्रोडक्शन, लंबा लंबा बॉडी, लंबा लंबा कंक्लूजन, तो उससे आप लोग कॉप अप नहीं कर पाए। जबकि अगर 20-20 नंबर का क्वेश्चन था तो उसको उस ढंग से डील करना चाहिए था। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन उसी तरह का मिलता है अगर गुड गवर्नेंस का और डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस का, तो भाई गुड गवर्नेंस क्या है उसको बढ़िया से लिखिए, हेडिंग दीजिए गुड गवर्नेंस लिखिए। डायमेंशन में 8 पॉइंट मान लीजिए गुड गवर्नेंस का है, तो 8 पॉइंट को दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन दे दीजिए गवर्नेंस के चैलेंजेस के ऊपर, या वे फॉरवर्ड की और कैसे सुधार होना चाहिए, और कैसे गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। तो टैकल तो किया ही जा सकता था। तो आप ना ये चीज सीखेंगे, अभी आप शुरुआत है, धीरे धीरे आप इसमें बढ़िया हो जाएगा आपका, और मुझे पूरा यकीन है कि बढ़िया होगा, क्योंकि जो भी पहले के स्टूडेंट थे धीरे धीरे उनमें अभी सेकेंड राउंड के टेस्ट में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप बस कोशिश करते रहिए, टॉपर्स का कॉपी देखते रहिए। इंग्लिश मीडियम में सुरभि का, जूही का, और इसका ईवा ज्योति का, और ये एक रिंकी का भी कॉपी बहुत अच्छा रहता है। इन सब का कॉपी देखिए। रिंकी में पैराग्राफ लिखने का आदत है, अब पता नहीं वो उसको मैनेज कर पाएगी या नहीं। एक महतो जी है, कोई वासुदेव महतो है शायद, उनका पैराग्राफ राइटिंग में पूरा आंसर है। हिंदी मीडियम में ऐसे वो नहीं लिख पाएंगे, मुझे पता है कि वो 3 घंटे में कंप्लीट नहीं किए होंगे पेपर। लिखा तो उन्होंने है, लेकिन बहुत बच्चा जब ऑनलाइन एग्जाम देता है, पीडीएफ बना के भेजता है, तो अपना सही टाइम नहीं बताता है, ये मुझे पता है। 5-5 घंटे में अगर आप पेपर लिख के भेज रहे हैं तो आपको ये लास्ट में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, अभी 5 घंटे में भेज रहे हैं तो अगले टेस्ट में ये कोशिश कीजिए कि वो 4 घंटे में हो, अगले टेस्ट में कोशिश कीजिए 3.5 घंटे में हो। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना होगा। तो डायरेक्टली हिट करना है क्वेश्चन को। कभी कभी अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि पेपर में लिखना बहुत है,
भाई अगर लिखना बहुत है तो आपको बैलेंस भी तो करने आना होगा ना। हर एक में कट टू कट आंसर लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। इसी में किसी का क्वेश्चन छूट जाएगा, एक क्वेश्चन पूरा छूट जाएगा तो वो आपसे पीछे हो जाएगा। सर शुरुआत करते हैं आदित्य सर आज के क्वेश्चन के डिस्कशन से। सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन पे आप प्रकाश डालिए, बाकी फिर बच्चों का हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। वेरी गुड, वेलकम ऑल ऑफ जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, टेस्ट दिए हैं, वह सफलता के एक कदम और आप लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट में देना अपने आप को मजबूत करना है। टेस्ट देना, इवैल्यूएशन, डिस्कशन करवाना, ये आपको मजबूती प्रदान करेगी। अभी आपने किसी ने टाइम मैनेजमेंट की छूट जाता है और सर विभाग सर बता रहे थे, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए स्टिपुलेटेड आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है, तो इसको प्रैक्टिस करें आप। जैसे आइडियल एक सिंपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन और उसके आंसर डिजाइन करके आप आइडियली डिजाइन कर दीजिए। पहले एक पे ट्राई कीजिए, पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसको पूरी तरह से उसके आंसर के स्ट्रक्चर को आप पढ़ लीजिए, किस ऑर्डर में है, ये लिखने हैं, ये लिखने हैं। और फिर उसको देखिए, उस स्ट्रक्चर को याद करने के बाद या कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर है तो 40 मिनट में एक आर्टिकुलेटेड वे में उसको आप लिख पाते हैं कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यही टेम्परामेंट आपका धीरे धीरे बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी साइकोलॉजिकल है ये, ठीक है नहीं। तो जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं या टाइम से क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को नहीं लिख पाते हैं, एक भी क्वेश्चन तो छूटना नहीं है, लेकिन अगर छूट जाता है, ज्यादा टाइम ले लेते हैं, उनके लिए कि एक क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस करें कि आइडियली 600-700 वर्ड का एक आंसर हम कितने समय में हिंदी या इंग्लिश मीडियम में मतलब स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में हम लिख पाते हैं। और एक ऐसा फ्रेमवर्क बना करके आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग के साथ आपकी एक ट्यूनिंग बन जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम आएंगे, आप टेस्ट पे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। और टेस्ट पे मैं पहले बता दूं कि मैं बड़ी कॉमन चीजें डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन आर्टिकल में क्या है नहीं। आप लोग जो फ्रेम दिए हैं फ्रेम को फॉलो कीजिए। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिस्कस करूंगा जो शायद आपको नोट्स में या बुक से बाहर की चीजें हैं और आंसर्स को इम्प्रूव करने वाली बातें, जो कंटेंट के ऊपर में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर में। पहला जो हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर ए का जो ए है वह है इमरजेंसी प्रोविजन पूछ रहे हैं। और ये मैं ऑलरेडी ब्रॉडली आप लोगों को बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर में क्लास हुई थी। 352, 356, 360 आर्टिकल्स की बात की थी, ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था। उसमें जो तीनों में हमने देखा था कि एक तो जो 352 वाला है, आर्म रिवेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की स्थिति में जो इमरजेंसी लगता है, और एक फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है 360 में। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैंने डिस्कस किया था 356 को। ये आर्टिकल 356 किस तरह से मिसयूज हो रहे हैं उसका विश्लेषण आप देंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कम से कम 20-25 हैं जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का, अपने अथॉरिटी का या कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को ओवरटेक करके कहीं पे 356 लगाए हैं और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो उसको पलट दिया है। तो सबसे बड़ा कि 356 के ऊपर में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में अप्लाइड तरीके से इस पे लिखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में अपने टाइप के गवर्नमेंट चाहते हैं, यदि अपोजिशन का यदि वहां गवर्नमेंट है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो अक्सर 356 का वायलेशन होता देखा गया है। अभी हाल का एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, इसको लेकर के कई बार बिहार में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, नहीं। तो उनका एक अप्लाइड तरीके क्या यह इसको कैसे, इसको और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसमें क्या सजेशन हो सकता है, इसको और कैसे बेहतर मिसयूज ऑफ पावर जो हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन से जो पावर हो रहा है, इन सब चीजों से रिलेट करके इसका एक लॉजिकल, एक रेशनल इंटरप्रिटेशन आपको करना है 356 में। 360 की जहां तक बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात है वह अभी तक आया नहीं, नो डाउट, और फ्यूचर में तो लग नहीं रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अभी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, है नहीं। तो इसके ऊपर में कुछ विशेष नहीं बनता आपको ज्यादा लिखने के लिए। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और जो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस देना है इसको ऊपर में आपको, नहीं। तो इसका आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। इसमें 100 वर्ड्स आप ले लीजिए 352 के ऊपर में लिख लीजिए, आर्म रिवेलियन, कॉन्स्टिट्यूशनल जो
चीजें हैं वो, या मिलिट्री इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह को दिखा के आप लिखिए। और जो कम से कम 150 वर्ड आप लिखिए, मोर देन 150 वर्ड्स आप लिखिए, कम से कम 356 जो आर्टिकल्स हैं। अब फिर 50 वर्ड्स में आप 360 को एक्सप्लेन करते हुए इमरजेंसी का एक जो रेशनल है, एक एथिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि आज ज्यादातर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से बाहर जाकर के, पॉलिटिकल एथिक्स से बाहर जाकर के पावर का मिसयूज कैसे हो रहा है, उस साइड को कहें। और कई बार इस मामले में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, दो सारे में, उसको रेफरेंस दे जो कि आपके नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। और एक आइडियल एक कंक्लूड कर दें कि इसको एक लास्ट में कंक्लूजन्स देते हुए आप बाहर निकलिए, ठीक है। सेकंड जो इसमें है सीएजी के ऊपर में पूछ रहा है सर। पहले इमरजेंसी प्रोविजन में, जैसे बहुत बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें इमरजेंसी प्रोविजन है क्या, अगर यहाँ से शुरुआत कर दे इंट्रोडक्शन। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन मॉडिफाइज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू ए यूनिटरी वन, या स्टेट का 66 सब्जेक्ट इमरजेंसी में सेंट्रल के हाथ में आ जाता है। इस तरह की कुछ बातों से शुरुआत कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ सर, उसके बाद कंक्लूजन में सर, जैसे इमरजेंसी मिसयूज जो हो सकता है उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी ये लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनका आंसर और लोगों से डिफरेंट बन सकता है। इस तरह पर मैंने मार्किंग की है कि जो इस तरह का कुछ लिखे हैं और उनको मैंने नंबर दिया है, जो कि इसको अपना आंसर को अलग ढंग से पेश करने का कोशिश किए। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए था। विवाद सर ने जैसे बताया कि जैसे डिफिनेशनल पार्ट की, मतलब इमरजेंसी की वाई इमरजेंसी क्या है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को दिखाना है कि इमरजेंसी स्टेट लेवल पे या नेशनल इमरजेंसी की जरूरत की सर्कमस्टांसेस, बैकग्राउंड को बताते हुए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो साइड है हाईलाइट करके, तब आप तीनों को अलग अलग थोड़ा सा दिखेंगे। सेकंड आइए, सीएजी की बात हो रही है। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेरा क्लास यदि वीडियोस देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि हमारे देश का एक तरह से अकाउंटेंट जो कंसोलिडेटेड फंड 148 जो आर्टिकल है, 149 है, 50 है, 51 है, पूरे जब आप इसके स्टेटस को देखेंगे तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वह है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकारी पैसे का रेवेन्यू कलेक्शन कितना आया, खर्चे कितने हुए, किस तरीके द मैनर्स इन व्हिच मनी वाज एक्सपेंडेड, सरकार कैसे खर्चा किया, इसका लेखा जोखा करने एक अकाउंटेंट की तरह है। ये पूरे भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट की सारे जितने भी एजेंसियां हैं उनके ये अकाउंटेंट, यानी कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड से स्टेट का भी और सेंट्रल का भी जो पैसा रिलीज हुआ, जो रेवेन्यू से आया, टैक्स से आया, उसका ये करता है। नो डाउट आप एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को पहले देखें कि सीएजी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, ब्रीफ नहीं, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, नहीं, 300 वर्ड्स नहीं आपको लिखना है। इसमें जो कंट्रोवर्शियल बात है, देखिए आपको यदि 3 से यदि 4 नंबर चाहिए तो आपको विथ एग्जांपल, विथ रेफरेंस अपने आंसर्स को थोड़ा सा अलग बनाना होगा। आप जैसे एक कोयला घोटाला का एग्जांपल दीजिए, कोलगेट के नाम से पॉपुलर था। अब कोयला घोटाला या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ या कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ये सारे सीएजी ने पहले, एक विनोद राय थे और उससे पहले भी बहुत सारे जो सीएजी हुए हैं, इन लोगों ने एक्सपोजर किए। अब कोयला घोटाला में कैसे हुआ, 2,80,000 करोड़ का जो कोयला घोटाला हुआ, अब ये कोई मनी का नहीं है कि पैसा सब किसी ने, एजेंसी ने दिया और किसी एजेंसी ने लिया, कि कोलियरी यानी कि 14 कोल ब्लॉक का जो आवंटन किया उसमें 2,80,000 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए, वो नहीं आया। मतलब ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का गलत दुरुपयोग हुआ। किसी को 1800 क्विंटल जो कोयला सरकारी रेट पे बिकनी चाहिए वो 100 रुपए 200 रुपए क्विंटल उस समय में नवीन जिंदल के कंपनी को दे दिया गया। इसको कौन पकड़ा, सीएजी ने पकड़ा। मैं क्लास में इसको बजाते पूरी समझाया था आप लोगों को। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे बहुत सारे नए नए स्कैंडल, करप्शन को उजागर किया है, और इसका एक रोल जो ट्रेडिशनल जो अकाउंट और ये सब चीजें करने थे उनसे बाहर हट करके जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लोग फंसते हैं, नहीं।
और इसमें यह एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है कि भारत में जितने बड़े स्कैंडल्स हुए हैं 2G 3G कॉमनवेल्थ कोलगेट, उसमें CAG की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप जरूर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर्क ट्रेडिशनल जो चीजें हैं लिखते हुए आप ये स्टडीज दीजिए और फिर बताइए कि CAG आज किस तरह से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इतना जरूर लिखिए, तभी आपको आंसर आपका अप्लाइड भी हो जाएगा। आपने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, रेफरेंस भी दे दिया, एंड डेफिनेटली जहां आपको 15 नंबर मिलना चाहिए था वहां 20 नंबर मिलेगा, जहां 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। ये चीज करने से तो आप ध्यान रखिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना है और ऐसे आपको देखना है कि ये किस तरह से करप्शन के मामले में खास करके इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई है, पॉजिटिव रोल प्ले। सर इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कैग को लोग शुरू कर रहे हैं या इसको कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग फंस रहे हैं। जैसे कुछ पॉइंट से खत्म कर दिए, इसको कंक्लूड नहीं कर पाए। जैसे विनोद राय का स्टेटमेंट है कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग ही नहीं, यह जो है ये अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है। मान लीजिए इस तरह का कोई स्टेटमेंट, या इसका जैसे शुरुआत है तो अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है, वहां उनको कोट करके शुरू कर सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को लेकर या इस तरह की बातें को लेकर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में इसका चर्चा हो सकता था, तो जिससे उन लोगों का आंसर डिफरेंट हो सकता था। क्योंकि कैग के बारे में ऐसा कौन बच्चा है जो जानता नहीं होगा, लिखेगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो यहाँ पर चाहिए ना, डिफरेंट थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आप बिगिनिंग करते हैं तो जैसे पॉइंट में जैसे लाइए, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाइए, थोड़ा सा डायग्रामेटिक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारी बातों को आप कम शब्द में इसको समेट पाइए। ठीक है, तो पॉइंट में लिखना, फ्लो चार्ट बना देना, जैसे उसका स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, CAG का कार्य है, तो लंबा तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। और उसी कार्य को यदि आप एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन CAG के फंक्शन ऑफ CAG दिस डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट बना के दिखा दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को एक बार दिखा दिए, फिर उसको ये वाला जो अप्लाइड पार्ट है कि CAG का आज क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, या फिर जो अम्बेडकर ने CAG को कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, अम्बेडकर का स्टेटमेंट है विनोद राय के समय में, तो आज के डेट में तो और साबित हो रहा है कि CAG एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आज देश में कर रही है काम। ठीक है, तो एक हैप्पी एंडिंग विथ एग्जांपल दे दीजिए, केस स्टडी दे दीजिए, जस्ट लाइक द कोलगेट 2G इस स्पेक्ट्रम में कैसे इनका रोल रहा है। सो एक पॉजिटिव एंडिंग आपको करना है, आगे बढ़िए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वह बहुत ही अच्छा है, ये गुड गवर्न, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस के ऊपर में काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेंदी क्लासेस हुई थी। अब गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, मोरल गवर्नेंस, बहुत सारी नई चीज आ गए हैं। तो सबसे पहले इसको स्टेप बाय जाइए कि पहले कि आप गुड गवर्नेंस से पहले गवर्नेंस क्या है थोड़ा सा लिखिए, 10-15 वर्ड में, 20 वर्ड में गवर्नेंस को दिखाइए। फिर गवर्नेंस के बाद एक गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस के अंदर में जो चीज है उसका पहले एक डिफिनेशन थोड़ा सा छोटा सा दीजिए, और उसके बाद इसके जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो पार्टिसिपेटरी हो, सिटीजन सेंट्रिक हो, डेमोक्रेसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर में डिस्कस किए थे। उस पॉइंट्स को फीचर्स में आपके लंबा क्वेश्चन है ये नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा एलैबोरेशन चाहिए, तो पार्टिसिपेटरी लिख दीजिए, ट्रांसपेरेंसी हो लिख दीजिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक के अप्रोच, बहुत सारे 10-12 पॉइंट मैंने इसमें दिखाया था। सबको 1 बाय 1 करके या फ्लो चार्ट बना करके यदि आपके पास लगे कि इसके अलावा एनालिसिस हम ज्यादा दे सकते हैं, तो फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस और उसमें चारों साइड डायग्रामेटिक आप पॉइंट पॉइंट करके लिख दीजिए, 10-12 पॉइंट को लिख दीजिए, तो ये और कंसाइज हो जाएगा। ठीक है, नहीं पार्टिसिपेटरी को या ट्रांसपेरेंसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर आप इसका गुड गवर्नेंस में एक दो चीज में अलग बताया था जब मैं डिस्कस किया था। आज बहुत सारी चीज ऐसे आए हैं जो बुक में नहीं है, नहीं, जैसे आपका इसमें मैं बताया था कि आज का जो मॉड्यूल है गुड गवर्नेंस का, उसमें परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मैं बताया था आप लोगों को पिछले डिस्कशन में भी। फिर 3S फॉर्मूला बताया था, स्पीडली वर्कआउट करना, स्किलफुली वर्कआउट करना, ठीक नहीं, और स्प्रिट से काम करना, ठीक नहीं।
उसके बाद फिर आरटीआई के रोल्स को थोड़ा सा दिखाना है, फिर पीपी सिटीजन सेंट्रिक जो अप्रोच है, इंक्लूसिव जो चीजें हैं। तो ओवरऑल आज क्या है कि गुड गवर्नेंस में कि सारे सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक तरीके से पब्लिक के दिशा में जा रहा है, सोसाइटी। पहले क्या होता है कि प्रशासन रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन करता था, अब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को सिविल सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, यानी जनता की एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंग पॉलिसी बन रहे हैं और वैसे चीजें गवर्नेंस प्रशासन सब उसी ओर जा रही है। ईज ऑफ गवर्नेंस जैसे अब अभी चल रही है कि मतलब आप जनता के ऊपर में बहुत सारे नियम कानून मत थोपिए, उनको मतलब हर एक काम में, सरकारी कामों में सहजता दीजिए, सरकार का पॉलिसी। तो ईज ऑफ गवर्नेंस भी एक गुड गवर्नेंस का पार्ट है कि यदि कोई आदमी किसी ऑफिस में जाए तो उसको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करना पड़े। दूसरा बात, डिजिटल सिस्टम जब से आया है तो उससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा ई गवर्नेंस को जोड़िए इससे कि ई गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। और गुड गवर्नेंस का कहीं ना कहीं से एक करप्शन को चेक करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। आज देख लीजिए, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, ई गवर्नेंस आया है, करप्शन बहुत कम हुए हैं इंडिया में। तो एक तो बड़ा कि गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को करप्शन से थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करना है, डेमोक्रेसी से थोड़ा सा इसको इंटरकनेक्ट करना है अगले बारे पैराग्राफ में, या जो आप स्टेप्स चेंज करेंगे। जैसे करप्शन पर लेकर के आप एक पैराग्राफ या एक छोटा सा हेडिंग 20-25 वर्ड में आप लिखिए कि हाउ द गुड गवर्नेंस जस्ट करप्शन को चेक करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड किस तरह से यह डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म को लेकर के जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उस दिशा को आगे बढ़ा रहा है। फिर ये पार्टिसिपेटरी कैसे है, यानी आज पीपीपी मॉडल आया है। और गुड गवर्नेंस का मतलब आज कोई भी काम होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दीजिए, जैसे थोड़ा सा एक केस दीजिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकार और ब्यूरोक्रेट या प्रशासन मिलकर भारत को साफ सफाई नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या हुआ है कि बहुत सारे जो नॉमिनेट किए सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े लोगों को हमारे प्रधानमंत्री ने, कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं और उनके माध्यम से सोसाइटी को रिलेट कर रहे हैं कि यू शुड कम फॉरवर्ड एंड विद द गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड ताकि इससे हम भारत में जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है उसको हम रियलाइज कर सकें। सो पार्टिसिपेटरी कैसे हुआ, इंक्लूसिव कैसे है, सबका साथ सबका विकास, इस सबसे है। तो देयर आर सो मेनी कंटेंट, सो मेनी फेनोमेना, सो मेनी डायमेंशंस है इसके बनते हैं। उनको अलग अलग पार्ट में आप लिखिए, सबको एक ही जगह लंबे पैराग्राफ में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप दो तरीके हैं, या तो एक हर एक को पॉइंट वाइज में लिखिए, अंडरलाइन करके लिखिए, एक रेफरेंस दे दीजिए, एक केस स्टडीज डालिए। तो इन दिस वे योर आंसर्स विल इनरिच। नहीं, आपका जब आंसर इनरिच होगा, अप्लाइड होगा, लगेगा कि हाँ, दो चार पॉइंट एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बिल्कुल अलग है, जो कि बुक व्यू इवेंट की कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैं हमारे कंटेंट में भी नहीं मिलेंगे, जो मैं अलग क्लास में बताया हूँ। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट। और दूसरा बात कि इन सारी चीजों को लिखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट और टाइम मैनेजमेंट दोनों को ध्यान रखिए। 40 मिनट का टाइम है आपको, सो यू शुड जस्ट ऐसे ही आप डिजाइन करें और इस ढंग से करके लास्ट में आप गुड गवर्नेंस का जो पार्ट है इसमें कहता है, हाँ, इसके डायमेंशन एंड ऑफ द गुड गवर्नमेंट। तो इसके जो ये सब डायमेंशन है, एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन को आप रिलेट कर सकते हैं कि गुड गवर्नमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, सोसाइटी, इस पार्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। यदि आपके पास वर्ड है लिखने को, लंबा लिखना है, तब इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज गुड गवर्नेंस कैसे काम आ रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किस तरह से गुड गवर्नेंस काम आ रहा है। तो ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इस तरीके से भी इसको रिलेट करके आप दिखा दीजिएगा कि आज सोशल डेवलपमेंट में की क्या रोल है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल से रिलेट कर दीजिए। एंड लास्ट में कंक्लूड कर दीजिएगा कि गुड गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, कि नहीं। करप्शन फिर भी है, मतलब इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं करप्शन है। तो थोड़ा सा एक चैलेंजेस को लिखेंगे, इसमें इलिटरेसी की चैलेंजेस है, इसमें डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह बहुत सारे इंटीरियर एरिया में नहीं गया है, नहीं हुआ है, तो ये डिजिटलाइजेशन चैलेंज है। फिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। फिर भारत में और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर के गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सब चीजों को एक चैलेंजेस के रूप में, या फिर वे फॉरवर्ड बिल्कुल की सजेशन क्या हो सकता है और कैसे इसको हम बेहतर बना सकते हैं। सो यू शुड जस्ट गिव सम सजेस्टिव मेजर्स, नहीं, इसको और बेहतर क्या किया जा सकता है, सम पॉइंट्स, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जैसे गाइडलाइंस है, कोई कमीशन का मान लीजिए कोई रिपोर्ट है,
एआरसी का कोई उस पर रिपोर्ट आया, सेकेंड एआरसी का जो रिपोर्ट है उसमें से कुछ पॉइंट लेकर के आप डाल दीजिए, नहीं तो देन डेफिनेटली योर आंसर्स विल बी द यूनिक एंड डेफिनेटली यूनिक होगा, यूनिक मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर, विवाद सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे ये इस बार मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था सर, 20-20 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था, तो ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा कि गुड गवर्नेंस में खूब लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस में मैंने बहुत लोगों का कंटेंट में कमी देखा, बहुत लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी डाल दिए। मतलब यहाँ गुड गवर्नेंस मतलब इसमें कंटेंट का मुझे ये लगा कि जहां से भी उन्होंने कंटेंट कंपाइल किया था वो कट टू कट नहीं था, टू द पॉइंट नहीं था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई और इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। उसके बाद जैसे 20 नंबर में प्रेशर ग्रुप का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, अब ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ग्रुप वाले में रोल, इम्पोर्टेंस एंड शॉर्टकमिंग, तो जब देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस में भी लिखना है, उसके डायमेंशंस को लिखना है, यहाँ पर हमें प्रेशर ग्रुप का भी रोल, इम्पोर्टेंस और शॉर्टकमिंग्स लिखना है, तो इसमें चाहिए था कि कट टू कट हिट करना है, डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। जैसे गुड गवर्नेंस आपने बताया कि प्रेशर ग्रुप वाला अलग क्वेश्चन है। हाँ, एक प्रेशर ग्रुप का इसी में है सर, दूसरा का ए है और दूसरा का बी है। एक जो हाईलाइट द रोल होता है ये वाला है प्रेशर ग्रुप ना? हाँ, दूसरा का ए है प्रेशर ग्रुप सर और दूसरा का बी है गुड गवर्नेंस वाला। अच्छा, रुकिए, दूसरा का अभी मैं प्रेशर ग्रुप डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। हाँ सर, तो वही इन दोनों क्वेश्चन में इन लोगों को ऐसा ये लगा कि मतलब जैसे जो लेंदी तैयारी किए थे वो लोग लिखने में मतलब बहुत ज्यादा लिख दिए। अब इसमें इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए था। जैसे आपने कहा कि गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस लिख दिया, गवर्नेंस लिख दिया, फिर सीधे हिट करना था डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस। और मान लीजिए उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करने थे तो 8 पॉइंट था, तो 8 पॉइंट्स को लिखते, एलेबोरेट करते, फिर कंक्लूजन डाल सकते थे कि भाई जो चैलेंजेस है गुड गवर्नेंस को लेकर, करप्शन से रिलेटेड चीजें, ये सब डाल सकते थे। उसी तरह प्रेशर ग्रुप का सर क्वेश्चन ही क्लियर था एकदम, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रोल। इसको डिस्कस कर रहा हूँ, प्रेशर ग्रुप वाला क्वेश्चन। हाँ सर, उसमें सर मैं कहना चाहूंगा साफ साफ लिखा हुआ था रोल, इम्पोर्टेंस, शॉर्टकमिंग। तो इसको वो लोग समझ रहे थे कि ये 40 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा भर दिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत था कि 20 नंबर के क्वेश्चन को उस हिसाब से एडजस्ट करना था, नहीं तो फिर क्वेश्चन छूटेगा। मतलब ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर ए जो है 40 नंबर का है ना? 20-20 नंबर का सर। अच्छा, दोनों 20 नंबर का है। हाँ सर। अच्छा चलिए, देखिए ये प्रेशर ग्रुप वाले में क्या करना, 20 नंबर काम कर सकते हैं, नहीं कि हमें 20 नंबर में नहीं कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो जैसे है कि हाईलाइट द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटी, नहीं ऑल्सो मेंशन द मेजर शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका स्टेप्स में आप आंसर का मैं फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि आप आंसर डिजाइन करोगे तो इसको किस ऑर्डर में रखोगे। पहले आप ब्रीफली 15 से 20-25 वर्ड में प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कीजिए और यह इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में क्या कॉमन चीजें क्या अलग हैं उसको दिखाइए। मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम में बताया था, बहुत ब्रॉडली पढ़ाया था। इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करना 20-25 वर्ड में आपको ये काम करना है, पहला बात। फिर दूसरा है कि द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। इसी में आप क्या कीजिए कि कुछ प्रेशर ग्रुप का इसी वाले पैराग्राफ चेंज करके पहले थोड़ा सा कुछ प्रेशर ग्रुप का नाम दे दीजिए। इस तरह के प्रेशर ग्रुप हैं, कुछ टाइप का हाईलाइट करिए, थोड़ा बहुत ब्रीफली 25-30 वर्ड में टाइप भी दे दीजिए, नहीं पूछा है हल्का, मतलब ये ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए कि आप लंबा चौड़ा 50 वर्ड में लिख दीजिए। फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, दिस नॉन इंस्टीट्यूशनल, दिस कंटेंट में जैसे हम प्रोवाइड किए। अब आइए कि इसका रोल है कि प्रेशर ग्रुप का रोल क्या होता है। अब ये रोल वाले पार्ट को आप बहुत अच्छे, रोल एंड इंपोर्टेंस की डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप का होना एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि प्रेशर ग्रुप नहीं है तो समझिए एक तरह से डेमोक्रेसी का वायलेशन। एवरी गुड हेल्दी डेमोक्रेसी मस्ट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेशर ग्रुप। हेल्दी डेमोक्रेटिक, जैसे मान लीजिए आईएएस एसोसिएशन है, इंडियन चेंबर्स ऑफ किसान का एसोसिएशन, इन लोगों का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकार में नहीं होता है, तो वह अपने इंटरेस्ट को अपने लिए यूनियन बना के, संगठन बना करके सरकार पर प्रेशर, देखिए रोल बैक करना पड़ा सरकार को। जो किसान बिल था, जो एग्रीकल्चरल बिल पे सरकार को वो इतना जबरदस्त दबाव किया कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा।
प्रेशर ग्रुप का देख लीजिए इम्पोर्टेंस। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर ग्रुप को दबाना इट मीन्स की डेमोक्रेटिक आइडियल्स के खिलाफ है। तो प्रेशर ग्रुप एक डेमोक्रेटिक है, बहुत सारे सेक्शनल इन डाइवर्स, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज हाईली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, उनकी एक अपने मांग को मानना, उनको सरकार को समझना, उनकी इश्यूज प्रॉब्लम्स को समझना एक तरह से डेमोक्रेसी है। तो इनको बताइए कि डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल है। दूसरा, सिविल सोसाइटी से इसको थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं कि सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप किस तरह से आज जुड़ गया है। फिर आप क्या कहते हैं, बहुत सारे इश्यूज पे जो मुद्दे होते हैं समाज में, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इन पे इनकी होती है बहुत भूमिका है। पॉलिटिकल जो जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई चेंज आते हैं, कोई नई चीज आते हैं, उनमें इनकी भूमिका है। तो ओवरऑल इनके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो चीजें हैं, रोल है, उसको दिखाइए। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में भी ये पावर एक्सरसाइज करते हैं, सरकार को कंट्रोल में रखते हैं। यदि प्रेशर ग्रुप नहीं हो तो सरकार मनमानी करेगा, पॉलिटिकल पार्टी मनमाना करेगा। तो एक तरह से हेल्दी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में इन सारे चीजों को लिखते हुए आप बताइए कि ये क्यों अच्छा है, और पॉजिटिव साइड इसको दिखाइए। फिर इसके साथ साथ इसके नेगेटिव भी डेवलपमेंट है। रोल में कई बार ये ऐसे रोल प्ले करते हैं जिससे नुकसान होता है। नहीं, कई बार ये जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्सलाइट ग्रुप है, नेक्सलिज्म है, बहुत सारे ऐसे जो प्रेशर ग्रुप हैं जो कि उग्रवाद, नक्सलवाद या एथनिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो कई बार वो गलत चीजों के लिए, खालिस्तान मूवमेंट के लिए, नक्सलवादी जो नेक्सलाइट संगठन है वह अपने डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो कई बार ऐसे, जैसे ऐसा था कि एग्रीकल्चर बिल में कुछ किसान के सरकार के लिए फायदे की बात थी, लेकिन किसान समझ नहीं आया, पॉलिटिक्स करके प्रेशर ग्रुप को एक गवर्नमेंट के या अच्छी चीजों के खिलाफ कर दिया जाता है। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड कि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल चीजों के कारण क्या होता है कि उनका सरकार पे या सोसाइटी पे गलत असर पड़ता है। आप यदि यही एग्रीकल्चरल बिल देखेंगे, एनआरसी देखेंगे, सीएए देखेंगे, तो कितने प्रकार के प्रेशर ग्रुप देश में आ गए, इसका आप डिफरेंस दीजिए कि एनआरसीए को लेकर के देश में कितना हुआ। अब कई सारे ग्रुप आ गए, कई सारे संगठन आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। अब इसी तरह से एग्रीकल्चरल बिल जो सरकार ने लाया, इवन की पास करवा दिया, लेकिन इतना विरोध हुआ कि रोल बैक करना पड़ा। हाउएवर इफ यू सी दैट एग्रीकल्चरल बिल वो किसानों के फेवर में था। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, इनके रोल को लेकर के थोड़ा सा इसके अप्लाइड करके आपको लिखें, एक रिसेंट एग्जांपल्स दें, एंड यू शुड हाईलाइट द उसके प्रैक्टिकल साइड, मेंशन देयर मेजर शॉर्टकमिंग्स, कुछ खामियां। इसमें सर झारखंड में जैसे अभी नियोजन नीति की बात चल रही थी, तो नियोजन नीति में भी प्रेशर ग्रुप ने काम किया था, तो अपना घरेलू एग्जाम्पल भी ये लोग दे सकते थे तो थोड़ा सा अच्छा लगता। झारखंड में वातावरण बनता है इससे। हाँ, यदि मान लीजिए कि आप जेपीएससी दे रहे हैं और मान लीजिए झारखंड के केस में कोई ऐसा संगठन खड़ा हुआ जो सरकार के पॉलिसीज पे या पीसीएस के पॉलिसीज को लेकर के, नियोजन को लेकर, हाँ बहुत बड़ा, हम वहीं पे पढ़ा रहे थे, मैं देखा कि किस तरह से लोगों ने सड़क पे आंदोलन कर रहे थे उस समय में। नियोजन नीति है, अब इसको लेकर के कई सारे संगठन खड़ा हो गए। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन दबाव डाल के जनता के हित में, युवाओं के हित में, स्टूडेंट्स के हित में काम लेते हैं। उसमें कई बार पॉलिटिकल पार्टी कुछ और चाहते रहते हैं, अपने फायदे देखते रहते हैं, वो समाज का फायदा नहीं देखते। उनको इलेक्शन दिखता है, चुनाव दिखता है, वो जितना कुछ सत्ता में रहना चाहते हैं, तो उसको बैलेंस करने का एक तरह से काम करना है। So if you have get the local examples of the your state, definitely you should quote and you will be get benefited. विवाह सर। बिल्कुल सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए सर। अच्छा ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, इसमें है सिविल सोसाइटी। कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenges of this alternative model. Alternatives. Can civil society and non-governmental? दो चीजों को समझना है कि टुडे अन्ना हजारे मूवमेंट ने सिविल सोसाइटी पे क्लास सेपरेट टॉपिक दिया था। अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद भारत में सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ गई। ठीक है, अब सिविल सोसाइटी क्या होता है कि whenever society get educated, society get development,
more and more people are very active, aware, conscious and their participation in politics, society, economy में बढ़ता है, वह मीडिया, न्यूज़पेपर की भूमिका बढ़ती है, लोगों को नेशनल पॉलिटिक्स में चीजों में इंटरेस्ट, रुचि, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो दैट इज सोसाइटी में सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होता है। इंडिया में मीडिया की वजह से, एजुकेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से सिविल सोसाइटी स्ट्रांग हुआ और इसका एक टर्निंग पॉइंट आया जब करप्शन के विरुद्ध अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था। उसमें देखा गया कि सिविल सोसाइटी कितना स्ट्रांग है। पहली बार पूरे पार्लियामेंटेरियंस को झुकना पड़ा सिविल सोसाइटी के सामने। पहले क्या था, अंडरस्टैंड कि सरकार सोसाइटी को गवर्न करता था, डिक्टेट करता था, रेगुलेट करता था, पॉलिसी लाया, प्लान बनाया, पार्लियामेंट में जनता पे लागू किया। अब क्या हो रहा है भारत में कि सरकार वही करेगा जो जनता चाहती। जनता कहता है कि लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ, और लोकपाल कानून सरकार को मजबूरी में लाना पड़ा क्योंकि सिविल सोसाइटी की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी। तो सिविल सोसाइटी का रोल पॉलिसी मेकिंग में बढ़ रहा है। सिविल सोसाइटी सरकार के ऊपर में पावर एक्सरसाइज कर रहा है। सिविल सोसाइटी सरकार के ऊपर में कॉन्स्टेंट लगा रहा है और सरकार को अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली नॉट ओनली ऑन द गवर्नमेंट, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में भी इसका नियंत्रण है। पहले ब्यूरोक्रेट अपने तरीके से काम करते थे, अब सिविल सोसाइटी, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। आप देखे होंगे कि कोई चैनल में न्यूज आता है और चैनल के न्यूज के आधार पे यदि कोई करप्शन या कुछ ऐसी चीजें दिखी तो सरकार न्यूज के आधार पे उस अफसर को बर्खास्त कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी का ये प्रेशर है, मीडिया का, लोगों का, और सरकार तुरंत एक्शन में आ जाता है। एक डिफेंस का आदमी ने क्या किया, दिखाया कि रोटी मेरा इतना, क्या कहते हैं, कच्चा रोटी दे दिया आर्मी में, सरकार ने तुरंत एक्शन में आ जाता है। एक छोटा सा मीडिया यदि 100 लोग लाइक कर दिया सोशल मीडिया पे और सरकार के खिलाफ यदि कोई चीज है तो सरकार हरकत में आ जाती है। So this is now civil society is more and more powerful and civil society जो है एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। पहले तो एक सिविल सोसाइटी, दूसरा रहा एनजीओ। सेकेंड पार्ट जो है इसमें एनजीओ है। भारत में 33 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है, 33 से 34 लाख। अब एनजीओ का स्टेटस ये है कि मात्र भारत में 5-10% एनजीओ जो है उसमें मात्र 1 या 2 फुल टाइम एम्प्लॉई हैं। 80-90% एनजीओ कागज में, झोले में, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई व्यवस्थित कर्मचारी नहीं है, कोई उनको प्लान इंप्लीमेंटेशन करने का कोई ऐसा नहीं है, वो ऐसे चलते हैं। 10%, 15% जो एनजीओ हैं वह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट, सोसाइटी के लिए। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का था, आज देश में ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया के देशों ने पहचाना, नोबेल प्राइज मिला उनको, कैलाश सत्यार्थी को। ऐसे बहुत सारे, सुनीता नारायण की है, इन्वायरमेंटल फील्ड में काम करते हैं, कई सोशल फील्ड में काम करते हैं, प्रयास है, बहुत सारे एनजीओ हैं। तो रोल ऑफ एनजीओ ये क्यों आई, मैंने बताया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का जब डिस्ट्रक्शन हो गया था तो पूरे दुनिया को रिबिल्ड करने के लिए एनजीओ के डेवलपमेंट में 1945 के बाद कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी नहीं सारी रिकंस्ट्रक्शन कर सकता। एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी डेफिनेटली कि सरकार या ब्यूरोक्रेसी पूरे सोसाइटी को रिबिल्ड नहीं कर सकता। दैट वाई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को मान्यता दी गई। सोसाइटी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, पहले 1861 के तहत होता था, अब 1956 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। भारत में जो एक इशू आया, एनजीओ अच्छे भी काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे एनजीओ में सुधार की जरूरत है। वह या तो फैमिली एम्प्लॉयमेंट समझनी है, करप्शन है, ब्लैक मनी का खेल है, ये सब चीजें एनजीओ में होते हैं। इन पहलुओं को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा जो रिसेंटली आया 2-3 साल पहले, 5 साल पहले, कि फॉरेन फंडिंग का इशू आया कि भारत में बहुत सारे एनजीओ हैं जो विदेश से फंडिंग लेते हैं और बड़ी लग्जरी में उनके ऑफिस हैं, 5 स्टार होटल जैसे, और वह फंड का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी विदेश से आए हुए करोड़ों रुपए के डॉलर को वह जिस फंड के लिए आया, गरीब मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, IM, बहुत सारी एजेंसियां फंडिंग करती है, ये फंडिंग लेकर के ये लोग इसका मिसयूज करते हैं। इसको 22 एनजीओ को भारत सरकार ने बैन लगाया कि आप ऐसे गलत तरीके से फंड लेके भारत में नहीं कर सकते। तो ऑटोनॉमस दिया गया है
ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन वो यदि उसके ऊपर कंट्रोल भी सरकार रखते हैं, उनके अकाउंट, उनकी डिटेल, उनके सारे चीज चेक करते हैं सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से। सो बहुत सारे एनजीओ अच्छे कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ जो मिसयूज हो रहे हैं, फंड का मिसयूज हो रहा है, जो जहां तक जो उनके होनी चाहिए जिस डिजायर्ड गोल को लेकर आए उस दिशा में नहीं काम कर पा रहे हैं, ऐसे एनजीओ पे सरकार अब शिकंजा टाइट की है। इस दो पहलुओं को आप इसमें हाईलाइट करेंगे। इसमें इस वाले हाईलाइट द रोल ऑफ ये वाला है, कैन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट द अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के डीएनए को पकड़िए। क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी अल्टरनेटिव मॉडल सिविल सोसाइटी और एनजीओ? एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए। आज यदि बाढ़ आती है, आपदा आती है, कुछ होती है, तो सरकारी एजेंसी के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट एजेंसी उसमें लगे रहते हैं, एनजीओ के लगे होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। कोरोना काल का एग्जांपल दिए, कोविड-19 में सरकार या ब्यूरोक्रेट के अलावा बहुत सारे ट्रस्ट, एनजीओ, संगठन ऐसे लोग थे जो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स खोले हैं, दवा मेडिसिन को। कोविड का एक बेटर एग्जांपल है, आप दीजिए कि नो डाउट बढ़ रहा है, बट आप टोटली यू कैन नॉट कंक्लूड कि एनजीओ या सिविल सोसाइटी मिलके सारा सर्विस डिलीवरी करना पड़ेगा। आज एनजीओ 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 से संभव नहीं होता। आज 70 देशों में पूरे भारत में यदि एक वर्ष के अंदर सबको कोविड का टीका लग गया तो इसमें गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम बैलेंस करेंगे सरकार और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह टीका लगाने में, लेकिन इसके साथ साथ एनजीओ और फील्ड में कई रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल प्ले में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में। तो नो डाउट उनकी इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, एनजीओ सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर कि दैट की गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रहा है। तो बैलेंस करेंगे अपने विचारों। दिमाग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर जाऊंगा। हाँ। तो जैसे बच्चा लोगों का ना एक स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, हैज़ार्डली लिख दे रहा है। हाँ। तो जैसे इसमें पहला पार्ट था कि इंट्रो, मतलब कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ। तो इसमें इंट्रोडक्शन से ऐसे शुरुआत हो सकता था कि आप सिविल सोसाइटी को या एनजीओ को डिफाइन कर दो। क्या उससे समझते हो, क्या सिविल सोसाइटी है, क्या एनजीओ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसमें जितना केस स्टडीज ये दे सकते थे, इसको बॉडी समझ ले, जितना वो केस स्टडी दे सकते थे, जैसे आपने कहा आपदा वाला, कोविड-19 वाला, ये लोग जितना भी काम किए। लेकिन फिर तीसरा स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का यह होना चाहिए था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस मॉडल। तो यह कंक्लूजन का भी पार्ट हो सकता है कि भाई अब इस मॉडल में चैलेंज भी, तो जैसे एनजीओ और सिविल सोसाइटी के भरोसे आप कैसे रह सकते हैं, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी होती है। भाई कोविड-19 में फंड कम हो गया तो मान लीजिए ये सप्लाई रुक गया, एडहॉक बेसिस पर टाइप का काम करता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का आपने बताया ही। एनजीओ का लॉबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, सरकार से ही बार्गेन करने लगता है कभी कभी। मीडिया मैनिपुलेशन भी ये लोग बहुत करते हैं कि मीडिया अपना चला रहे हैं अच्छा खबर और उसको देख के गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं। और इसमें ये फिर कंक्लूजन में जैसे आपने कहा कि बैलेंस करना होगा, तो इसको कंक्लूड में करें कि भाई एनजीओ या सिविल सोसाइटी तो है, लेकिन ये सरकार के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो बिग ब्रदर की तरह होते हैं, बिग ब्रदर एटीट्यूड उनका मेंटेन रहेगा और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, कम्प्लीमेंट्री रोल में करेंगे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ये नहीं कि सरकार के बदले हम सिविल सोसाइटी या एनजीओ को वैल्यू देने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। They can't be substitute. They will work together as a complementary role. They will play complementary role. इस तरह से कुछ कंक्लूजन करेंगे तो हम लोगों का मिला जुला फ्रेमवर्क सही हो जाएगा। तो बहुत बच्चे कभी कोई सिविल सोसाइटी को बहुत ज्यादा लिख दिए, एनजीओ को छोड़ ही दिए, बहुत में लिखा ही नहीं, कोई क्रिटिसाइज करने लगे, या कोई अगर मतलब अगर बड़ाई कर रहे हैं तो बड़ाई ही करते रह गए, उसमें गवर्नमेंट के रोल को ही नजरअंदाज कर दिया। तो इस तरह का मतलब थोड़ा सा हुआ है बच्चों के साथ गड़बड़ी, फ्रेमवर्क नहीं बन पाया है इस क्वेश्चन के आंसर लिखने में। नहीं देखिए, मैं एनजीओ भी पढ़ाया, एनजीओ में भी बहुत अच्छे से क्लास लिया हूँ। आप लोगों को याद होगा जो लोग अटेंड किए होंगे। सिविल सोसाइटी के ऊपर में भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव है, नहीं तो आपके पास नोट्स होगा, आप देख लीजिए जो प्रिंटेड आपको पीपीटी जो शेयर किया गया है, एक बार देख लीजिए। और फिर यहाँ क्या है कि तीनों को इंटरकनेक्ट करना है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सरकार
और जो सिंथेसाइजिंग व्यू हम दिए हैं वो एनालिसिस आपको देंगे। वो एनालिसिस आपको डेवलप करना ही होगा कि जो मैं अभी डिस्कस किया हूँ एक केस स्टडी। तो इस ढंग से यदि आप लिखेंगे 300 वर्ड में लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कंटेंट है। इसी को हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी को ऑर्डरली वे में एक बार कंटेंट देख लीजिए। यदि कुछ ऐसा एनजीओ की या सिविल सोसाइटी की कोई स्पेशल डिफिनेशन बड़ी अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको डिफाइन करके, तो इट बेटर। ठीक है, आइए आप आगे वाला क्वेश्चन देखिए। लोकपाल बी वाला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इशू इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ लोकपाल। लोकपाल के फंक्शन में क्या क्या इशू आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकपाल जो बना उसके कार्य करने में क्या क्या इश्यूज हैं। डज इट डिस्प्यूट विद द मैंडेट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड होकर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उसके साथ डिस्प्यूट तो नहीं पैदा कर रहा है, ये पूछ रहे हैं। सजेस्ट मेथड टू मेक लोकपाल इफेक्टिव विथ लेस इंटरफेरेंसेस इन इट्स गवर्नमेंट अफेयर्स, कि इसको कैसे और मजबूत किया जाएगा ताकि एक सरकार के मामले में भी इसकी दखलंदाजी कम हो और मतलब हेल्दी ढंग से ये काम करे, ये आपको सजेशन देना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के कई सारे डायमेंशंस हैं। पहला, लोकपाल की जब हम बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था भारत में लोकपाल की चर्चा 1969 से चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी उनके जो थे उनके पिताजी वहीं से चल रही है, ठीक है नहीं। और उसके बाद ये डेनमार्क, स्वीडन, इन सब देशों में ओम्बुड्समैन के नाम से मैं सब बताया हूँ आप लोगों को क्लास में चल रहा था। भारत में कई बार 12-13 बार लोकपाल को लाया गया, लेकिन लोकसभा से पारित हो जाता था, राज्यसभा में जाके फेल हो जाता था, ये कानून नहीं बना। ये 2011-12 में अन्ना हजारे का जो मूवमेंट आया लोकपाल को लेकर के, अब ये क्यों आया उसके बैकग्राउंड को देखिए कि 2010-11 में खाली करप्शन, 2G 3G कोयला, मतलब 1 साल के 2 साल के अंदर में बहुत सारे करप्शन हुए। जनता, हम लोग जब पेपर उल्टाते थे तो रोज बड़ा 280 करोड़ खा गया, कोई 1 लाख करोड़ खा गया, कोई इतना खा गया। पूरे देश का जनमानस करप्शन से त्रस्त आ गया था। कीपिंग इन माइंड द सिविल सोसाइटी, अन्ना हजारे टीम और ये केजरीवाल और ये सब जो सारा थे, मैं भी बताया था आप लोगों को, मैं उस आंदोलन में एक्टिव था, मैं रोज जाता था वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए। इस आंदोलन ने क्या किया, इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ी और इन्हीं के डिमांड पर में भारत में पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, और इन्होंने के लोकपाल बनाया। इसमें दो हैं, एक है लोकपाल और एक है जन लोकपाल। लोकपाल जो भारत सरकार ने जो ड्राफ्ट लाया दैट इज कॉल्ड लोकपाल। एक लोकपाल जो अन्ना हजारे ने जो ड्राफ्ट करके दिया था उसको बोलते हैं जन लोकपाल। भारत सरकार ने लोकपाल कानून प्रॉमिस करके जो किया था ला तो दिया, लेकिन यह लोकपाल इतनी कमजोर बनाई जो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावकारी नहीं है। मतलब ये लोकपाल के पास पावर नहीं है कि वो मिनिस्टीरियल लेवल पे, टॉप ब्यूरोक्रेट लेवल पे, यदि कोई मिनिस्टर, उस समय में सबसे बड़ा घोटाला मिनिस्टर करता था, कोई मिनिस्टर यदि करप्शन करता है तो लोकपाल कैन नॉट चेक, ठीक है नहीं, लोकपाल नहीं कर सकता, उसको पावर नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति यदि देश में यदि 2 लाख 4 लाख करोड़ खा जा रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर नहीं दिए। तो दिस टाइप ऑफ लोकपाल कानून बनाना सिर्फ एक सिंबॉलिक है। अन्ना हजारे का कहना है कि जन लोकपाल लाओ। उनका कहना है कि जन लोकपाल में आप इवन की प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, इवन की बड़े बड़े मंत्री, सबको लोकपाल इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके ऊपर में कार्रवाई करेगा, कोई भी भारत में जो चोरी करे। अब देख लीजिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि क्या कहते हैं, ये भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर में कोई एजेंसी यदि जाकर के जांच करे तो एक क्वेश्चन मार्क है हमारी डिग्निटी पे, हमारी गरिमा पे, हमारी विश्वसनीयता पे, हमारी मैंडेट पे। लोकपाल यदि चोरी करता है, मान लीजिए मंत्री यदि चोरी करता है, कुछ पद की डिग्निटी होती है, जैसे भारत का प्रेसिडेंट, भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों को देखे होंगे कि जब तक ये लोग इस पद पे रहते हैं इनमें बहुत सारे चीजें, मतलब कोई इस पे क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकता, बहुत सारे चीजें आप नहीं लगा सकते हैं। इनकी गरिमा को देखते हुए लोकपाल को ये सब पावर नहीं दिया गया कि प्रेसिडेंट यदि चोरी कर ले, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, कोई मंत्री हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे होते हैं जो चुन के आते हैं, ज्यादातर करप्शन वही किए हैं। और यदि करप्शन की एनालिसिस क्वेश्चन में मांग रहा है कि इसमें इसकी वजह से कन्फ्रंटेशन है,
कि क्या जांच के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस 2 पॉइंट पे आपको थिंक करना है। आना चाहिए, हर एक चीज को यदि लोकपाल के दायरे में हम दे देंगे तो फिर वो भी एक ठीक नहीं होगा। और नहीं देना, क्योंकि ये लोग का अनुभव है कि यही लोग ज्यादातर करप्शन किए हैं, ज्यादातर मंत्री बड़े बड़े करप्शन किए हैं, तो व्हाई इट इज लूज। क्या वो बॉडी अपने आप में, हो सकता है लोकपाल में भी कुछ करप्शन हो, लोकपाल यदि कुछ ऐसा करे तो इट इज एक विश्वसनीयता से रिलेटेड चीजें हैं, एक रिलायबिलिटी की। हमारे प्रधानमंत्री यदि कोई चुने हैं हमारे, उन पे हमारा कम से कम फेथ होना चाहिए। इनको जांच एजेंसी या सीबीआई या कोई ऐसे एजेंसी के माध्यम से करवाना एक ऐसे पद की गरिमा के खिलाफ माना जाता है। तो इसीलिए इसमें इन बातों को आप डिफरेंस देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करने होंगे। फिर कहता है कि डज इट डिस्प्यूट विद द मैंडेट, डिस्प्यूट है इलेक्टेड मैंडेट। अब जो चुन के आते, डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, फिर वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, कैबिनेट बनते हैं, उन पे हमारा फेथ नहीं है, कैसे नहीं। तो एक दोनों पक्ष को करेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन आए दिन जिस तरह से पब्लिक लीडरशिप क्वालिटी का डिग्रेड हुआ है, ऐसे जो बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन टर्न बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो आ जाते हैं, ये लोग जो पॉलिटिक्स में आकर के जो करप्शन करते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको ऐसी एजेंसी पकड़ सके, जांच कर सके। अविजय माल्या का केस है, नीरव मोदी का केस है, ऐसे बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट में, झारखंड में ही लीजिए, वो जो कोरा, मधु कोरा आपके जेल में, कितना बड़ा करप्शन, कोयले को खा गया वो पूरे झारखंड में। नहीं, अब ऐसे लोगों को यदि जांच नहीं करेगा तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव जो है ये तो लूट लेंगे। सो आपको बड़ी मेच्योर तरीके से बैलेंस रखना होगा कि लोकपाल को पावर तो देना है जांच करने का, इंटरवेंशन, ड्यू इंटरवेंशन जस्टिफाई, कि यदि कोई मंत्री चोरी करे और उसको यदि जांच करने का लोकपाल को अधिकार नहीं है तो फिर लोकपाल क्यों बनाए। तो ड्यू इंटरवेंशन, करप्शन को चेक करना बनता है, लेकिन एट ए सेम टाइम द डेमोक्रेटिक डिग्निटी, गरिमा, संविधान, पद की गरिमा, दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी मेंटेन। विवाद सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, अब आगे ले लीजिए। अब आइए आगे वाला जो क्वेश्चन आपका है कि द ह्यूमन राइट्स पे आ गया है। ह्यूमन राइट्स एजेंडा इन द वर्ल्ड इज फेसिंग ए मेजर चैलेंज फ्रॉम टेररिज्म। टेररिज्म ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। फिर इसका जो पार्ट है वो कहता है इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द challenges posed by terrorism and suggest steps to be taken by the world countries to combat the menace। कि इसका मेन है टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। नहीं तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन से आप शुरू करेंगे। ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हमारे देश में एजेंसीज बने हैं। तो ह्यूमन राइट्स को पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेंगे, दिखाएंगे, फिर इसके बाद आएंगे कि आज ग्लोबल टेररिज्म को दिखाइए एंड किस तरह से ग्लोबल टेररिज्म ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, ये भी आपको दिखाना है। यू शुड मेंशन सम केस स्टडीज ऑफ द सीरिया, इराक ईरान का जो पहले घटना हुआ था वो, और बहुत सारे देशों में जो ऐसे जो आईएसआईएस जो एजेंसी करते हैं, अफगानिस्तान में जो वायलेशन हुआ है, भारत में, पाकिस्तान में, ऐसे देशों में जो टेररिज्म जो फैले हुए हैं, और जिससे बहुत बड़े तबके में, खास करके आईएसआईएस का एक एग्जांपल से आप दिखाइए कि किस तरह से पत्रकारों को ये गर्दन काटा, आग में जलाया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया वहां पे सीरिया वगैरह में। एक ग्लोबल पिक्चर दिखाइए और दिखाइए कि किस तरह से टेररिज्म एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन राइट्स के लिए एक चैलेंजेस पुट कर रहा है। इंडिया में किस तरह से हमारे सेना के गर्दन काटे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं आप कई सारा एग्जाम्पल और केस स्टडीज। चैलेंजेस को आप बिल्कुल हाईलाइट, क्योंकि मेजर पार्ट है आपके क्वेश्चंस का, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए। इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिला को भी नहीं छोड़ा, हर एक तबके के लोगों को मारा और बेदर्दी की तरह से मारा। जिस तरह से सीरिया में एक रोता बिलखता बच्चा, आज रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है पूरी दुनिया में। तो टेररिज्म की वजह से जो इश्यूज हैं उसको आपको हाईलाइट करना है कि इसको लेकर के कई बार
ग्लोबल लेवल पे जो समिट हुए हैं, मीटिंग हुए हैं, हाल में यदि कोई रिपोर्ट हुए हैं, उनको रिलेट करना और इनसे ये दिखाना कि इस खतरे को ओवरकम करने के लिए ग्लोबल लेवल पे प्रयास क्या चल रहा है कि नहीं। ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया ने कहा, क्या कहा इंडिया ने कहा, नॉट गुड टेररिज्म इज नॉट गुड और बैड, टेररिज्म इज टेररिज्म ओनली। हमारे पूरी दुनिया में गुड और बैड टेररिज्म की बात चल रही कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। हमारे प्रधानमंत्री जब गए, इन्होंने कहा कि टेररिज्म इज नॉट गुड और टेररिज्म इज नॉट बैड, टेररिज्म इज टेररिज्म ओनली। मतलब वह कोई भी हो, उसमें गुड और बैड नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को रिलेट कीजिए। और हमारे देश का जो स्टैंड है कि टेररिज्म गुड और बैड नहीं होता है, वह टेररिज्म है, तो थोड़ा सा उस पहलू को हाईलाइट कीजिए एंड उसको लेकर के फिर आगे वाला जो कहता है कि इस चैलेंजेस में थोड़ा सा क्वेश्चन देखता हूँ, टेररिज्म एंड सजेस्ट स्टेप्स टू टेकन बाय द वर्ल्ड कंट्रीज टू कम्बैट द मीनेस। अब पूरी दुनिया के जो है, दुनिया में टेररिज्म को लेकर के व्हाट एवर द इनिशिएटिव्स लिया गया है, नहीं इसको लेकर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, बहुत सारे रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बने, बहुत देशों के बीच एग्रीमेंट का जो है आप जिक्र कर सकते हैं। भारत का यूनाइटेड नेशंस के साथ जो कमिट है, इंडिया का G20 समिट में भी इसकी चर्चा उठाई गई, G8 समिट में उठाई गई, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी बातें चल रही है। और ये बात चल रही है कि ऐसे जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं जो इसको ऑर्गेनाइज तौर पे प्रमोट कर रहे हैं, उनको कई प्रकार से बैन लगाया जाए, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे देश जो खास करके यहाँ टेररिस्ट पैदा ही होते हैं। तो इसमें भारत को बहुत हद तक एक आज की डेट में एक पॉजिटिव सक्सेस मिला है। जहां हमारे मीटिंग हुए हैं ऐसे मंच पे, ग्लोबल मंच पे, अभी G20 का समिट भारत में होने वाला है, इसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बने। आप देख लीजिए, भारत में 10 साल से एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, छोटा मोटा छोड़ दीजिए काट यदि कुछ हुआ हो। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट किया। हुआ पठानकोट हमला हुआ हमारे यहाँ, ठीक है, पठानकोट हमला के बाद या जो एक दूसरी बड़ी घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और उसको लेकर के जो मुद्दे हैं, आज दुनिया में सीरिया की स्थिति जो कर दी है, ISIS का जो धीरे धीरे पैट डाउन हो गया, अफगानिस्तान में की जो सिचुएशन हुई, तो इसको लेकर के एक सजेस्टिव मेजर के तौर पे कि ग्लोबल एफर्ट्स, ग्लोबल प्रयास, ह्यूमन राइट्स का जो चीजें हैं वो नहीं, इन सबको लेकर के आप इसको विभाषा इसमें सर इसमें सर ह्यूमन राइट और टेररिज्म में झारखंड का भी कुछ चीज इंक्लूड कर सकते हैं क्या सर? जैसे झारखंड में नेशनलिज्म वाला इश्यू जो है वह इसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, नेशनल थ्रेट जो है वो, ये सब डाल सकते हैं। देखिए नहीं, झारखंड में देखिए नेक्सलिज्म और टेररिज्म में नेक्सस है कि जो नेक्सलाइट है वह टेररिस्ट के लिए काम करता है। जब हम लोग पढ़ाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज क्राइम, और टेररिस्ट नेक्सलाइट के लिए काम करते हैं। तो झारखंड का जो नेक्सलाइट एरिया जो जगह है, खास करके जहाँ की नक्सलवाद है, वह टेररिस्ट के लिए इजी एंट्री है। वहां पर में नेक्सस जो है, मतलब नेक्सलाइट का नेक्सस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा पाया गया है। बिहार में भी पाए गए हैं, कई बार झारखंड में भी ऐसे निकले हैं बहुत सारे। जो नेक्सलाइट एक सोशल, नेक्सलिज्म एक सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, और टेररिज्म एक ग्लोबल, एक तरह से देखा जाए तो ये ज्यादा निगेटिव है नहीं, लेकिन क्या है कि अपने इंटरेस्ट के लिए दोनों में नेक्सस है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेक्सलिज्म से मिले हुए हैं, नेक्सलाइट से मिले हुए हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया अर्बन नेक्सलाइट का, कि अर्बन एरिया में जो पढ़े लिखे पत्रकार या ऐसे यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं अर्बन एरिया में रह करके। तो थोड़ा सा रिलेट किया जा सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला। अब ये लोग ये हो गया दुनिया में मानवाधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। एक मिनट, वायलेंस अगेंस्ट विमेन्स occurs throughout the life cycle from adults to baby। बड़ी आसान क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ठीक से पढ़े हैं, आपने सोशल इश्यूज सब यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अब पूरे एक को ब्रॉडली लिखना है, काफी आपके पास स्किल्स है,
आप में बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए स्टेटस को नहीं दिखाना है, जो कन्वेंशनल लिखने लगे। नेचर ऑफ वायलेंस को दिखाइए कि किस तरह के वायलेंस होते हैं। रेप की घटनाएं बहुत सबसे ज्यादा होती है महिलाओं की, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, क्रिमिनल वायलेंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेंस होता है महिलाओं के साथ। नेचर ऑफ वायलेंस को दिखाइए कि महिलाओं के साथ किस तरह का वायलेंस हो रहा है। बोल रहे हैं प्लीज सर इस क्वेश्चन में भी सर लोगों के फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आया था, लोगों के लिखने के फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आया था। जैसे कि आप फ्रेमवर्क बता रहे हैं आपको, रुकिए। हाँ सर, फ्रेमवर्क जैसे सर मेरा ये कहना है, जैसे ये कहना है कि महिलाएं जीवन भर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सुन गया सर, समझ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप लिख रहे हैं जिसमें देखिए आप स्टेटस नहीं दिखाना है, महिलाएं जीवन भर यातनाएं झेलती रहती है, झेलती आई है। देखिए महिलाओं के लिए जब हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा यदि हम ब्रॉडली प्लॉटिंग करेंगे तो गोल्डन फेज माना जाता है ऋग वैदिक टाइम में। ऋग वैदिक के बाद जो पोस्ट वैदिक और गुप्ता पीरियड से डिक्लाइन होता चला गया। महिलाओं में बहुत सारा जो सती प्रथा, विडो, ये सब चीजें आने लगी और फिर धीरे धीरे पर्दा सिस्टम आने लगा। चीजें ऋग्वेद महिलाओं के लिए गोल्डन, महिलाओं को लिटरेचर में, और ये बढ़ता चला गया धीरे धीरे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उनके प्रति एटीट्यूड, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब महिलाओं को सबऑर्डिनेट बनाना, ये सब चीजें, महिलाओं को लोअर पोजीशंस दिखाना। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इनमें बहुत सारे चीजों को ऐसा देखा गया कि महिलाओं को जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर गए हैं, लिटरेचर में महिलाओं को अबला बोला गया, कहीं उनको क्या कहते हैं और किसी नाम से, निसहाय के नाम से बोला गया, कई सारे बोले गए। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी का आप डिफरेंस देंगे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनका एक सबऑर्डिनेट स्टेटस रहा है। महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, सोशल पार्टिसिपेशन लो है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आज थोड़ा सा बढ़ा है फिर भी लो है। तो क्वेश्चन का मेन थीम है वायलेंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाते हुए हम वायलेंस पे आएंगे कि आज दुनिया में भारत दूसरा देश है जहां अमेरिका के बाद, जहां भारत में सबसे ज्यादा रेप होती है। डोमेस्टिक वायलेंस, क्रिमिनल वायलेंस को पहले दिखाइए कि महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल वायलेंस क्या क्या होता है। आज जो एसिड अटैक की घटनाएं सबसे ज्यादा महिलाएं, 99% एसिड अटैक महिलाओं के ऊपर होती है। उसके बाद वाइफ बीटिंग जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हो रही है। हस्बैंड बीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हस्बैंड की बीटिंग, वाइफ बीटिंग घरेलू में हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस में यदि आएंगे तो ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, ही नहीं महिलाओं के खिलाफ। सरकार ने हाउएवर 2005 में कानून भी बनाए, बट उसके बावजूद भी घरेलू हिंसा के कारण डाइवोर्स की स्थिति और परिवार टूट रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस दिखाइए आप कि इस तरह के वायलेंस कैसे हो रहे हैं। फिर कई बार उनके साथ और भी तरह के जो होते हैं, जैसे आप सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो घटना है वर्क प्लेस पे जो होते हैं, भारत सरकार ने 2013 में कानून भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी 80-90% जो केसेस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, वह लाइट में नहीं आते हैं। एक चीज और जो सर्वे में आया है क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया का रिपोर्ट में, कि 80% जो रेपिस्ट होते हैं ना, वह फैमिली रिलेटिव्स, नियर डियर या ऐसे लोग होते हैं जो घटनाएं करते हैं। तो सारे पहलुओं को आपको दिखाना है। एक जो 2-3 चीजें जो बड़ी है उसको ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये देखा गया कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज है तो सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन महिला अमेरिका में होता है। भारत चूंकि आज महिलाएं घर से बाहर निकली है, वर्क पार्टिसिपेशन है, तो जैसे जैसे भारत डेवलपमेंट की ओर जाएगा, महिलाओं का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज। ये रिसर्च है कि आज महिलाएं जॉब कर रही है, महिलाएं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, महिलाएं एक्टिव होकर के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे आ रही हैं, तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम भी बढ़ गया है नहीं। तो नो डाउट कि एक तरफ तो पॉजिटिव पिक्चर है कि मतलब विकास है, लेकिन दूसरी तरफ है कि वो चीजें बढ़ गई नहीं। तो एक नेचर्स को दिखाइए। इसमें जो क्वेश्चंस जो यही पूछ रहे हैं कि मतलब एक ट्रेडिशनल स्टेटस को दिखाते हुए और आधुनिक समय में ये और आगे बढ़, यदि भारत मान लीजिए 5 ट्रिलियन बिलियन का यदि इकोनॉमी बनेगा और हर एक महिलाएं घर से जाएगी बाहर, जॉब करेगी, सबको 50,000 1 लाख सैलरी मिलेगा, सबका ये रहेगा, क्राइम और बढ़ेगा। अमेरिका में जो हाल है, अमेरिका वाला हाल हो गया, ये नहीं।
तो नो डाउट कि एक क्राइम को, धुरखिम का थ्योरी है सोशियोलॉजी में कि क्राइम को किसी भी समाज से हटा नहीं सकते। क्राइम के डिग्री को आप कम कर सकते हैं, मतलब जो परसेंटेज क्राइम जब नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है तो एबनॉर्मल हो जाता है, तो सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने लगता है। नॉर्मल डिग्री ऑफ क्राइम, देखिए सुसाइड, उन्होंने एग्जांपल दिया कि सुसाइड प्राचीन काल में भी था, अभी भी है, फ्यूचर सुसाइड हमेशा रहेगा। 2-3 सुसाइड यदि 1 करोड़ का देश है तो होता रहेगा, लेकिन ये सुसाइड यदि 100 लोग यदि रोज सुसाइड करने लगे तो एक इश्यू बन जाएगा, सोसाइटी को ये डिसइंटीग्रेट कर देगी। उन्होंने सोशल फैक्ट्स के रूप में बताया। तो क्राइम को भी, महिला के विरुद्ध क्राइम होगी, हाँ, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कि भारत में कोई रेप की घटना नहीं होगी, पहले हुआ था, अभी भी है, आज बढ़ रहा है। उसको बढ़ते हुए चीजों को रोकना, कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसके लिए आप देखिए कि बहुत सारा सरकार ने लॉ को भी चर्चा कीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चर्चा कीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस की बात कीजिए, पोस्को एक्ट की बात कीजिए। बहुत सारे लॉ सरकार ने जो बनाए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं, निर्भया फंड बनाए हैं भारत में रेप विक्टिम्स के लिए, वैसे चीजों को रेफरेंस दीजिए क्राइम को के लिए। तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आए हैं कि इसको और मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो यू शुड जस्ट हाईलाइट दिस प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन और सजेस्टिव मेजर दीजिए, और एक वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं आज के सर्कमस्टांसेस में, ये आपको मेंशन करना है। विभाग सर कुछ कमेंट करेंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर में लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे आपने बैकग्राउंड दिया ऋग्वैदिक वैदिक वाला, इसी तरह जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब, और इसके बाद डिस्कस, इसका चर्चा करना है, मतलब यह एक स्टेटमेंट है जो प्रूव है कि ऐसा होता है। क्रेडल टू ग्रेव तक महिलाओं को यातना झेलनी पड़ती है, पूरे जीवन चक्र में उनको यातना झेलनी पड़ती है, इसकी चर्चा करिए। तो इस कथन को हम लोग क्यों ना इंट्रोडक्शन में वैलिडिटी प्रदान करें, इंट्रोडक्शन में कुछ डाटा देकर कि हाल का अगर रिपोर्ट है कि WHO का कि 1 in 3 वुमेन, मतलब कि लगभग 30% वुमेन जो है उसके साथ वायलेंस होता है, या अपना NCRB का रिपोर्ट है कि 2020 में 56.5% महिलाओं के साथ वायलेंस होता था और वह 2021 में बढ़कर 64.5 हो गया। इस तरह के डाटा के साथ वैलिडिटी प्रदान करते हुए उसके बाद इसके बॉडी स्ट्रक्चर पर आए, तो जैसा कि आपने बहुत सारे रीजंस दिए, फैक्टर्स बतलाए कि क्या क्या वायलेंस होता है वुमेन के साथ, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड अभी भी हो रहा है, एजुकेशन अभी भी उनको पिछड़ापन है, नहीं दिया जाता है शिक्षा, अभी भी गर्ल चाइल्ड मैरिज हो जाता है, अभी भी गर्ल चाइल्ड लेबर है, यहाँ तक कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का आपने चर्चा किया। उसी तरह एल्डरली वुमेन के साथ भी वायलेंस होता है। 1.1 और है कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा रिलेट कर दीजिए इसको। हाँ सर, उसी कंटेक्स्ट में झारखंड में चाइल्ड लेबर, गर्ल चाइल्ड लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। और इसमें वहाँ से ट्रैफिकिंग होता है। बिल्कुल सर, ट्रैफिकिंग होता है, उनको बाहर ट्रैफिक करके दिल्ली बम्बई जैसे जगहों में काम करने के लिए भेजा जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे भी हो रहा है उनका। उसके बाद फिर वायलेंस अगेंस्ट एल्डरली वुमेन भी होता है सर, बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी वायलेंस होता है। अब इसी का ये सब सारा डिस्कस बॉडी में करने के बाद इसको कंक्लूड हम इस तरह से कर सकते हैं कि हाउ टू कर्व, मतलब इसको रोका कैसे जाए। जैसे आपने कहा इन्फोर्समेंट, मतलब बहुत सारे कानून बनाकर, या आपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की चर्चा की, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग देकर महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। या सर इसमें सोशोलॉजी की आपने बात की, डरखाइम की, तो बहुत सही बात आपने कही कि तो यह नॉर्मल सोशल इवेंट है भाई, क्राइम तो होगा, लेकिन अब नॉर्मल अगर हो जाएगा तो ये हमारे लिए, समाज के लिए खतरा है। तो इसमें सर एक मेल इन्वॉल्वमेंट का भी हम लोग बात बनाएंगे कि जैसे पहले भी यूपीएससी वगैरह में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि महिला आयोग में पुरुष क्यों नहीं, या महिला आयोग में पुरुष का होना जरूरी है या नहीं। उसी तरह अगर कहीं ना कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है तो इसमें पुरुष का रोल क्या है। तो यह कंक्लूजन में सर यह बहुत ही कारगर हो सकता है मेरे ख्याल से, जहां पर हम लोग यह डाल सकते हैं कि मेल जो है इन्वॉल्वमेंट वह बहुत जरूरी है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकने में। अगर पुरुष आगे बढ़कर महिलाओं की सुरक्षा करने लग जाए तो भला क्राइम को आसानी से रोका जा सकता है। कौन पुरुष होगा फिर जो भी महिलाओं के खिलाफ क्राइम करेगा, अगर पुरुष ही महिला की सुरक्षा करने लग जाए। तो इस तरह से इसका अगर कंक्लूजन बच्चे करते हैं तो बड़ा शानदार कंक्लूजन होगा सर।
वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये पहला राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये एक, इसके तहत आप में देखे होंगे कि 21A आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। अब ये क्यों आई, थोड़ा सा बैकग्राउंड को लिखें कि भारत में इलिटरेसी की स्थिति क्या थी, भारत में गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे काम कर रही थी, या भारत में सबसे जितने भी सोशल प्रॉब्लम है सबके जड़ में जो है इलिटरेसी है। यदि एक वेल एजुकेटेड यदि सोसाइटी बना दिया जाए, वेल लिटरेट सोसाइटी होगा, तो गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम सब, केरल का एग्जांपल आप देख सकते हैं। केरल में लिटरेसी रेट मेल फीमेल हाईएस्ट है, तो वहां देख लीजिए कि स्टेटस कितना अच्छा है, क्राइम कितना कंट्रोल है, डेवलपमेंट कितना अच्छा है। तो यू शुड हाईलाइट कि राइट टू शिक्षा का जो अधिकार है, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, दिस लॉ आई थिंक कि 2005-9 में इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, और 21A आर्टिकल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसको लाया है। इस कानून का जो है भारत में जैसे 8वीं क्लास तक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, अभी सरकार इसको बढ़ाने की सोच रही है कि हम 10वीं क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये क्यों जरूरी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन रूरल एरिया, पॉवर्टी रीडेन, वह अपने खर्चे से एजुकेशन नहीं ले सकता, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज तरीके से उसको इतना एक कॉन्शियस बनाने के लिए, उसको एक जागरूक इंसान बनाने के लिए उसको लाया, खास करके पुअर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, माइनॉरिटी ग्रुप, विमेन के लिए, मतलब इन लोगों में लिटरेसी रेट कम है, महिला में लिटरेसी रेट कम है, माइनॉरिटीज में कम है, ट्राइबल में लिटरेसी रेट कम है, SC ST में, माइनॉरिटी, इन लोगों को एजुकेशनली जब इंपावरमेंट करेंगे ना, तो वो अपने राइट को समझेंगे, पॉलिटिकली भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिकली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सो ओवरऑल कि इसके पहले फीचर्स को बताइए कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर इनके इंपोर्टेंस को बताइए, फिर इसके सिग्निफिकेंस वाला पार्ट को आप दिखाइए, और फिर एक लास्ट में इवैल्यूएट कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, तो काफी लंबा तो लिखेंगे नहीं, फिर भी आपको इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना है कि इसका बेनिफिट सोसाइटी को क्या मिल रहा है, वल्नरेबल सेक्शंस को क्या मिल रहा है। तो इसके इस डायमेंशंस को लिखते हुए सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दिखाइए, और एक किस तरह से वल्नरेबिलिटी को दूर करेगा, और इसमें क्या और इम्प्रूव, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो भारत में शिक्षा को किस तरह से क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाने की उसमें बात कही गई है, प्राइमरी एजुकेशन को कैसे फोकस किया गया है, ओपन लर्निंग को उसमें डाला गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया 2020, उसको भी थोड़ा सा इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, और इसको एक हैप्पी एंडिंग कीजिए कि इसको और थोड़ा सा सरकार विचार कर रही है, कर देगा 1-2 साल में, कि इसको और मतलब मैट्रिकुलेशन तक सबको भारत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी, तब तक बच्चे 18 वर्ष तक मेच्योर्ड हो जाते हैं। 14 वर्ष में बच्चे वैसे इतने मेच्योर्ड नहीं होते हैं, लेकिन 18 वर्ष आते आते बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, तब तक उनको पूरी समझ सूझबूझ डिस्कस हो जाती है। तो नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू 10th मतलब 10th स्टैंडर्ड तक सोच रहे हैं कि 15-18 वर्ष तक इसको हम फ्री देंगे, और इसको पूरे गवर्नमेंट के फंडिंग से ये होगा। तो दिस इज, इसी पहलुओं को आपको इसमें हाईलाइट करना है, लॉ को दिखाने हैं, फिर 21 का आर्टिकल करके और ब्रीफिंग कर दीजिए सर। बिल्कुल सर, ये दोनों तो सीधे प्लेन क्वेश्चन है सर, जो पढ़े हैं वो देखिए। दूसरा का आरटीआई में आप लोगों से डिस्कस किया होगा कि आरटीआई पे लिखिए कि आरटीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस के लिए कैसे ये गुड किया है। आरटीआई कानून से करप्शन से इसको रिलेट कीजिए कि कैसे चेक किया, वर्क कल्चर को सुधार दिया, ट्रांसपेरेंसी को ये कैसे लाया। आरटीआई का पॉजिटिव साइड लिखिए, लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी है कि आरटीआई में कई बार आरटीआई का मिसयूज हो रहे हैं, कई बार आरटीआई को गलत एनजीओ या बहुत सारे एजेंसी इसको मिसयूज करके सूचना को गलत आदान प्रदान करके पर्सनल बेनिफिट ले रहे हैं। सो इसके बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को आपको समझना है। पॉजिटिव साइड ज्यादा है नो डाउट, और आरटीआई में भी सेक्रेसी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे चीज, हर एक चीज सूचना आपको सरकार दे देगी। तो आरटीआई के अंदर जो सेक्रेसी की व्यवस्था 81G सेक्शन 81 में इस सब की चर्चा है कि बहुत सारे टॉप सीक्रेट होते हैं, यू कैन नॉट शेयर, गवर्नमेंट आपसे शेयर नहीं करेगा। नहीं, हर एक व्यक्ति को बहुत सारा, आपका मोबाइल नंबर सरकार कहता है फंडामेंटल राइट है। मैं अपना मोबाइल नंबर, किचन में क्या खाना बना रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ कि नॉन वेजिटेरियन हूँ।
सो डेफिनेटली कि जब डिप्लोमेटिक या टॉप सीक्रेट की बात आती है तो गवर्नमेंट आपको जो सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट में, डिफेंस इंटरेस्ट में, रिसर्च के इंटरेस्ट में बहुत सारे सूचना नहीं देते हैं। तो एक सेक्रेसी वाला साइड को दिखाइए और फिर दिखाइए कि इसको कई बार मिसयूज कैसे कर रहे हैं बहुत सारे लोग, खास करके पीआईएल वाले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले, पॉलिटिशियन, एनजीओ इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पहलुओं को भी आपको इसमें लिखना है। विवाह सर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्लेन क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा। हाँ सर, आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कोई बच्चों को अगर कुछ सर से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। हम लोगों ने लगता है बाकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सर, और मैं कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए ये मीटिंग कंक्लूड करूंगा कि बहुत सारे बच्चों का यह था रिक्वेस्ट कि होली में वो लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अदिति सिंह has raised the hand. हाँ अदिति, आप बताइए, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन नहीं पूछना था, पूछना ये था कि हिंदी मीडियम में कैसे मतलब प्रभावी बनाया जाए कॉपी। प्रेजेंटेशन मायने रखता है अदिति, आप मेहनत कर रहे हैं और देखिए थोड़ा सा इसमें अपना आंसर को शो करने का कोशिश कीजिए कि वह उसको दिख जाए, और प्रेजेंटेशन पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में, कभी कभी पैराग्राफ में ऐसा लिखिए कि वो मोनोटोनस ना लगे, एक रूपता ना लगे, ऐसा ना लगे कि एक तरीके से लिखा गया है शुरू से अंत तक। हर क्वेश्चन को कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, तो मोनोटोनी को खत्म कर दीजिए। बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब विजिबल हो। तो मेरे ख्याल से इतना, बाकी सर आप कुछ बता दीजिए। ये वही बात है कि एक तो फ्लो चार्ट का आप यूज कीजिए, दूसरा बात राइटिंग लिखावट को बड़ी अच्छा बनाइए। छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते हैं तो लिखिए, और पॉइंट में लिखे तो ज्यादा बेटर है। डायग्राम यदि कहीं कुछ फीचर्स या ऐसे 5-10 पॉइंट हैं तो उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर दें। कंक्लूजन आप जरूर अच्छे से लिखें। और दूसरी बात देखिए, मीडियम किसी भी में लिखिए, आपका विचार संतुलित होना चाहिए, आपके विचारों में दम होनी चाहिए, और आप जो भाषा का यूज करनी चाहिए वो सरल भाषा होनी चाहिए और वर्ड मीनिंगफुल होनी चाहिए, लिटरेरी भाषा होनी चाहिए। नहीं, लिटरेरी भाषा का मतलब बोलचाल की भाषा में नहीं लिखना है, भाषा में वर्ड का चयन ऐसा करें जो कि दूसरों के ऊपर में अमिट छाप छोड़े। मैं अपना एक एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को क्लास में बताया था, मैंने अंग्रेजी में एक लिखा था, आलेख लिखा था, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना था मेरे को। तो मैंने उस सेंटेंस को लिखा था अपनी, जो कि मैं हिंदी बहुत कम लिखता हूँ, तो मैं लिखा था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित में समाज शास्त्र एक मानविकी विषय के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी। तो 15 साल जो पुराना एडिटर था वो मेरे को ऊपर से नीचे देखता है, और उस जमाने में 90 के दशक में 1.5 लाख का मेरे को बुक लिखने का प्रोजेक्ट दे दिया कि शब्द का प्रेजेंटेशन और स्टैंडर्ड, हम आर्टिकुलेशन कैसे करते हैं, तारतम्य कैसे करते हैं, पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच लिंकेज क्या है, कोरिलेशन क्या है। एक संगठित राइटिंग यदि आप करेंगे ना, तो हिंदी मीडियम में भी अंग्रेजी मीडियम से बराबर और ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्या विभाग सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थोड़ा सा कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं सर, हम ही लोग से गलती हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा नंबर चढ़ जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वही बहुत तेज हैं, राइटिंग भी अच्छे करते हैं, दिमाग भी उनका काफी तेज है। अभी मैं ये जो एथिक कॉपी देख रहा था उसमें महेश कितना अच्छा लिखा है, बहुत सारा पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, जो सोच नहीं सकता कि ये लड़का इतना अच्छा लिख सकता है। हिंदी मीडियम ये कॉपी पूरा भर दिया है, एकदम इतना कॉपी लिखा है, मैं उससे कॉपी 1 घंटा में चेक किया। बिल्कुल सर, और मैं कुछ इंफॉर्मेशन के साथ इस गूगल मीट को कंक्लूड करना चाहूंगा। सबसे पहले आदित्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमसे जुड़े रहें, इसी तरह का बच्चों को मार्गदर्शन करते रहें और उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि मैंने यही देखा है टेस्ट पिछले 7 to 10 जेपीएससी का भी मेरा अनुभव है, अभी का भी पहला राउंड का टेस्ट का भी अनुभव है। बच्चे उत्साह में जुड़ते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन टेस्ट में अंत तक बने नहीं रहते हैं, और यही कारण है उनके अनसक्सेसफुल होने का। आपको बुरा लगता है तो लगना चाहिए थोड़ा सा, कोई 2 टेस्ट दिया, तीसरा टेस्ट मिस कर दिया, क्यों भाई? तो तैयारी नहीं।
भाई आपको पढ़ने के अलावा अगर और भी बहुत सारे काम है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब पढ़ना ही काम है तो कैसे तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब आपने पापा का हार्ड अर्न मनी दिया है और आप टेस्ट से जुड़े हैं तो इसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। गूगल मीट में डिस्कशन में नहीं शामिल होते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, तो कभी ऐसा भी होगा कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं जाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज पार्टिसिपेट इन द टेस्ट डिस्कशन आल्सो एज वेल एज आप हर टेस्ट को दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।